गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत केस स्टडी को लेकर चर्चा की थी। हमने बात की थी कि किसी भी सामाजिक अनुसंधान में जो विधियां काम में ली जाती हैं वो दो प्रकार से ली जाती हैं, एक परिमाणात्मक रूप से और एक गुणात्मक रूप से। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति केस स्टडी एक गुणात्मक विधि है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था के सर्वांगीण अध्ययन का गुणात्मक आधार होता है और इस विधि के द्वारा एक विशेष सामाजिक इकाई को अध्ययन का केंद्र बिंदु मानकर उससे संबंधित विस्तृत व गहन सूचनाओं का संकलन किया जाता है। इस तरह से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण व उपयोगी विधि मानी गई है, जिसमें उस इकाई विशेष को लेकर उसके संपूर्ण जीवन व्यवहार प्रतिमान, जीवन की विभिन्न क्रियाओं प्रतिक्रियाओं व अंतर संबंधों की जानकारी गहनता व सूक्ष्मता से एकत्रित की जाती है। जब हम बात करते हैं कि समाज विज्ञानों में केस स्टडी का प्रारंभ कब माना गया, तो हमने उदाहरण दिया था कि सर्वप्रथम फ्रेडरिक लिप्सले ने इस विधि का प्रयोग समाजशास्त्र में किया। उन्होंने श्रमिकों की आर्थिक दशाओं का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया था। इसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, थॉमस नेमनी जैसे अनेक समाजशास्त्रियों ने इस विधि का अत्यधिक प्रयोग किया। तो इससे ये तो प्रतीत होता है कि ये विधि अध्ययनों के परिमाण स्वरूप व्यक्तिगत पद्धति को आज सामाजिक सर्वेक्षण की अत्यंत उपयोगी विधि माना जा सकता है। फिर हमने इसकी चर्चा की थी कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जिसके अंतर्गत हमने बात की कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक विशिष्ट इकाई का ही अध्ययन करती है और जो विशिष्ट इकाई है वो चाहे एक व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, परिवार हो सकता है। यहाँ तक कि गिडिंस ने तो एक समस्त राष्ट्र को भी एक इकाई के रूप में मानकर केस स्टडी की चर्चा की। चूँकि इसमें विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है तो यह अध्ययन अत्यधिक गहन होता है, यानी उसका अध्ययन सूक्ष्म और गहनता से किया जाता है और ना केवल वर्तमान से संबंधित ही उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है बल्कि उसके अतीत के तथ्यों को भी वर्तमान से सहसंबंध स्थापित करके जानने का प्रयास किया जाता है। यानी ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा अध्ययन की जाने वाली इकाई के प्रत्येक पहलू का अध्ययन किया जाता है, यानी सभी पक्षों का समावेश उसमें हो, इस तरह का अध्ययन किया जाता है और गुणात्मक रूप से उन चीज़ों विशेषताओं को प्रकट करती हो। इस तरह से ये कार्य कारण संबंधों को प्रस्तुत करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसके द्वारा हम किसी सामाजिक इकाई के जीवन से संबंधित या किसी घटना से संबंधित जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी प्रत्येक परिस्थिति को जाना जा सके, उस परिस्थिति से संबंधित कार्य कारण संबंधों को जाना जा सके। यानी ये एक ऐसी विधि है जो सामाजिक इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है। अब बात चलती है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक महत्वपूर्ण पद्धति है, किंतु व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की जो चर्चा करें कि इसको काम में कैसे लिया जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कार्य विधि क्या होती है, तो इसमें स्पष्ट रूप से ये पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ केवल किसी व्यक्ति या समूह के जीवन से संबंधित घटनाओं तथ्यों का केवल संकलन मात्र नहीं है, बल्कि संबद्ध जो व्यक्तिगत विशेषताओं का सैद्धांतिक व व्यवहारिक परिवेश में अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिससे उसकी संपूर्ण मौलिक विशेषताओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली व्यवस्थित होनी चाहिए और व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को कार्य करने का एक निश्चित तरीका होना चाहिए,
तो हम आज चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति कार्यविधि क्या क्या होती है, किस तरह से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को हम प्रयुक्त कर सकते हैं किसी भी सामाजिक समस्या के लिए। सबसे पहले जब केस स्टडी की बात होती है तो हमें समस्या का विवेचन करना होता है, यानी जो अध्ययन की जाने वाली समस्या है उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विवेचना करना आवश्यक है। क्योंकि जितना अधिक व्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन की सफलता की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। यानी समस्या के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखकर इस अध्ययन पद्धति को प्रयोग में लाना चाहिए। फिर चर्चा होती है कि समस्या का चुनाव होना चाहिए। ये तो सर्वप्रथम ही पहली प्रक्रिया है कि इकाई का चुनाव करना आवश्यक होता है कि अब ये सवाल उठता है कि हमें किन सामाजिक इकाइयों का अध्ययन करना है। ये इकाई एक समस्या संबंधित व्यक्ति भी हो सकता है, कोई समूह भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, कोई समुदाय भी हो सकता है अथवा वर्ग भी हो सकता है। जैसे किसी परिवार से जैसे भारतीय समाज में पारिवारिक विघटन की समस्या को हम ले सकते हैं, बाल अपराध को ले सकते हैं, अनुशासनहीनता को ले सकते हैं, या सामाजिक तनाव आदि जैसी कोई भी समस्याएं चुनी जा सकती हैं। किंतु उन संबंधित समस्या का हमें पता होना चाहिए, उसके समस्त पक्षों का हमें पता होना चाहिए। अगला जो कार्यविधि का चरण है, या यूँ कहें कि जो अगली हमने समस्या का विवेचन कर लिया, समस्या का चुनाव भी कर लिया, फिर सवाल उठता है कि हमें किन का समस्या तो है पर वो समस्या किससे संबंधित है, यानी हमें इकाइयों का निर्धारण करना आवश्यक होता है। समस्या से संबंधित इकाइयाँ कौन सी हैं? व्यक्तिगत अध्ययन में प्रत्येक इकाई का सूक्ष्म व गहन अध्ययन करना आवश्यक होता है, अतः इकाइयों की संख्या का निर्धारण भी उसी रूप में किया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो इकाइयों का निर्धारण के लिए बहुत विस्तृत रूप से कर लिया और हम प्रत्येक इकाई से संपर्क नहीं कर पाएँ और उस तरह से जो अध्ययन होगा वो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में नहीं आएगा। अतः इकाइयों का निर्धारण समस्या की प्रकृति को देखकर, समस्या का जो विभिन्न पक्ष हैं उनको देखकर इकाइयों का निर्धारण करना चाहिए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इकाई का निर्धारण करना चाहिए, ताकि हम प्रत्येक इकाई का सूक्ष्म व गहन अध्ययन कर सकें। जैसे अनुशासनहीनता की समस्या का अध्ययन करना है तो हमें सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनुशासनहीन बालकों का चयन किया जाए, क्योंकि सभी बालकों का अध्ययन हम इसमें नहीं कर सकते। फिर अनुशासनहीनता से संबंधित कौन कौन सी इकाइयाँ ली जाएंगी, इस सब का पूर्ण निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इकाइयों का निर्धारण करने के पश्चात विश्लेषण के क्षेत्र का निर्धारण करना आवश्यक है, अर्थात उस क्षेत्र का चयन करना आवश्यक है जहाँ विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाना है। कि जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि अनुशासनहीनता के अध्ययन के लिए हमने अनुशासनहीन बालकों का चयन तो किया, किंतु वो उनका समाजीकरण किस संस्थाओं से हुआ है उसके लिए हमें उससे संबंधित परिवार का चयन करेंगे, स्कूल का चयन करेंगे, पड़ोसी आदि का चयन भी करना होगा, तभी वह अध्ययन पूर्ण माना जा सकता है। फिर अगला चरण है घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन। समस्या चयन और विश्लेषण क्षेत्र के निर्धारण के पश्चात उनको समय के संदर्भ में समझना आवश्यक है, अतः समस्या के स्वरूप में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और भविष्य में परिवर्तनों की क्या संभावना है, इन पर विस्तार से ध्यान देना आवश्यक है। फिर हम निर्धारक कारकों का चयन करेंगे कि कौन से कारक हैं जो समस्या के लिए प्रेरक रहे हैं, इनमें से कौन से कारक हैं जो समस्या को उत्पन्न नहीं करते और कौन से कारक हैं जिनसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि हमने अनुशासनहीनता के अध्ययन के लिए अनुशासनहीन बालकों के चयन के पश्चात वो कारण जानने होंगे कि जो बालकों में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते हैं, जैसे वो उन बालकों की संगति किस तरह के बच्चों से है, विद्यालय का या परिवार का वातावरण कैसा है,
ये सारी स्थितियाँ अनुशासनहीनता के लिए कारक हो सकती हैं। फिर अगला चरण है विश्लेषण तथा निष्कर्ष, या अंतिम चरण कहें कि हमने समस्या का विवेचन भी किया, समस्या का चुनाव भी अच्छे से कर लिया, इकाइयों का निर्धारण करने के बाद जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र का विश्लेषण भी किया, और फिर कौन सी घटनाओं का अनुक्रम का वर्णन संबंधित हैं, कौन से निर्धारक कारक हैं जो किसी घटना को बढ़ावा देते हैं, या कौन से कारक हैं जो किसी समस्या को कम कर रहे हैं, उन सब का अध्ययन करने के बाद हमारा अंतिम कार्य होता है विश्लेषण अथवा निष्कर्ष, एनालिसिस करना। यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अंतिम चरण संकलित तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करके उसके आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। किन किन कारणों से व्यक्ति की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए और किन किन परिवर्तनों की संभावना है, इन सब का विश्लेषण किया जाता है और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अर्थात उन कारकों अथवा स्थितियों को स्पष्ट करने की ज़रूरत होती है जो किसी भी समस्या तथा व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। धन्यवाद।